हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3। चलो देखते हैं इसमें क्या है। चलो, तो बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में आपने क्या पढ़ा, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो जाता है, एवरीथिंग विच सराउंड्स अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। जो भी हमारे आसपास है, जिससे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है ना, उन सभी को इन्वायरमेंट कहते थे। अब यहाँ पे ये वर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेस के साथ जुड़ा। तो अब ये बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स और फोर्सेस जो बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन सभी को बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज, फैक्टर्स एंड फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, यहाँ पे क्या हो गया कि एक कस्टमर का डिमांड, यानी कि कस्टमर्स किस तरह का वो प्रोडक्ट चाह रही है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो प्रोडक्ट क्या होगा, सेल होगा। जैसे आप देखो क्या कि कीपैड मोबाइल फ़ोन्स का आज ज़्यादा डिमांड नहीं है, इसके वजह से वो प्रोडक्ट आज के डेट में सेल नहीं होता है, या कंपनीज उतना ज़्यादा बना नहीं रही है। बहुत सारी कंपनीज तो अब कीपैड मोबाइल फ़ोन्स बनाना ही बंद कर दी है। तो ये क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कीपैड फ़ोन्स का जब डिमांड ज़्यादा था तो उस टाइम सप्लाई भी उसका ज़्यादा था। फिर उसी तरह से आप देख लो कि टेक्नोलॉजी जब चेंज हो रहा है, जैसे कीपैड मोबाइल फ़ोन से टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स पे आए, या टच स्क्रीन में ही बहुत सारे अब जैसे फीचर्स आ गए, फ्रंट कैमरा हो गया, बैक कैमरा हो गया, बैक कैमरा में भी बहुत सारे फीचर्स आ गए। अब ये क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होता है तो फ़ोन को भी अपग्रेड करना पड़ता है। आप देखे होंगे कि फ़ोन्स आज के डेट में कोई सिंगल कैमरा वाला, जैसे रियर अगर कैमरा है, बैक कैमरा है, तो उसमें कहीं सिंगल आपका कैमरा नहीं होता है, डुअल कैमरा तो कम से कम होंगे ही होंगे। तो ये क्यों है, और ये टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को भी अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हो गया या कोई सर्टेन एक्ट हो गया कंट्री का, उससे भी अफेक्ट होता है। ये सभी फैक्टर्स और फोर्सेस जो बिजनेस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे या इन्फ्लुएंस करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे में, उन सभी को ही क्या कहेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे फोर्सेस में दो चीज़ें कही गई, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस में है सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। ये विदिन यानी बिजनेस को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो गया कि विद इन बिजनेस के अंदर जो फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो गया कि बिजनेस से हटके जो भी है। अब इसमें दो आ गया, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। वैसे ट्वेल्थ लेवल पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ट्वेल्थ लेवल पे सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में ही बताया गया, और उसमें भी माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट में कैटेगराइजेशन नहीं है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझ लो कि माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, जो बिजनेस को क्या कर रहा है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी किसी बिजनेस पे डायरेक्टली उसका असर दिखेगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, सपोज रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस एक कंपनी है, इस कंपनी का माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होगा, तो माइक्रो इन्वायरमेंट होंगे उसके कस्टमर्स, कि अब डायरेक्टली उसके कस्टमर्स उसी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, और दूसरे कस्टमर्स इसके बिजनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। इसके कॉम्पिटिटर्स हो गए जो, वो इसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। इसके सप्लायर्स जो हो गए वो इसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। तो जो एक बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है उसे माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। और मैक्रो इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, जो यहाँ पे कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो हर एक बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप देख लो कि गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी चेंज हुआ, जैसे डीमोनेटाइजेशन आ गया, तो डीमोनेटाइजेशन से सिर्फ रिलायंस पे ही नहीं, सभी तरह के सभी कंपनीज पे असर पड़ा होगा। लेकिन अगर हम रिलायंस का बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर के वजह से सिर्फ इससे ही फर्क पड़ेगा दूसरे बिजनेस को। अब जैसे मान लेते हैं कि रिलायंस में भी अगर हम रिलायंस ट्रेंड्स का बात करें, तो रिलायंस ट्रेंड्स किस चीज़ का है, तो यहाँ पे गारमेंट्स का बिजनेस है ये। ठीक है, तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हो गए वो गारमेंट बिजनेस के ही होंगे। तो अब वो कॉम्पिटिटर सिर्फ गारमेंट बिजनेस में, और रिलायंस को ही वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा। कोई और, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर रिलायंस का ही हम लोग देख लें तो रिलायंस डिजिटल को अफेक्ट नहीं करेगा।
तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है एक बिजनेस को, और वहीं पे मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, कलेक्टिवली हर एक तरह के बिजनेस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हर एक तरह के बिजनेस को। ठीक है, चाहे अब जैसे डिमोनेटाइजेशन का हमने बात किया, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही नहीं, ये क्या होगा, ये गारमेंट्स पे ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही नहीं, सभी तरह के बिजनेस पे क्या होगा, इन्फ्लुएंस अपना करेगा। तो मैक्रो इन्वायरमेंट कलेक्टिवली हर एक तरह के बिजनेस पे इफेक्ट करता है, और माइक्रो एक पर्टिकुलर है ना, स्पेसिफिक। आगे बढ़ते हैं, इसमें फीचर्स देखते हैं अब जो हमें पढ़ना है मेन। तो सबसे पहला फीचर तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये तो हमने बात ही किया कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं वो सभी बिजनेस को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लेते हैं एक कंट्री का एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट का ही बात करें, तो कंपनीज एक्ट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो अगर इंडिया में जो भी कंपनीज है वो कंपनी अगर नहीं फॉलो करेगी, इंडियन कंपनी अगर नहीं फॉलो करेगी, तो फिर उन पे क्या होगा, केस फाइल होगा, और फिर लीगल टेन्योर उनका प्रॉब्लम होगा, यानी कि लीगली उनको रन करने में प्रॉब्लम होगा, बिजनेस बंद भी हो सकता है कंपनीज एक्ट का रेगुलेशन अगर सही ढंग से ना हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया कि जितने भी फैक्टर्स एंड फोर्सेस है वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक बिजनेस को। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अभी देखो माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट जो हम लोग बात कर रहे थे उसी से रिलेट कर रहा है, स्पेसिफिक एंड जनरल। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या, कि पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस को क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हो गया कि इन्वेस्टर्स, अब एक कंपनी का अगर हम बात करें, जैसे हम अगर टाटा का ही अगर हम बात करें, तो टाटा का अगर हम बात करें तो इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इसके कस्टमर्स हैं, वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ टाटा को ही इन्फ्लुएंस करेंगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। वो किसी और फर्म्स को, कंपनीज को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिक फोर्सेस एक कंपनी को पर्टिकुलरली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और दूसरा वही हो गया जनरल फोर्सेस। तो जनरल फोर्सेस कलेक्टिवली हर एक तरह के बिजनेस पे अधिकतर वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे इसमें कुछ आ गया सोशल फैक्टर्स, कस्टमर का डिमांड पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस तरह के चेंज हो रहे हैं। आज जिस तरह के वॉचेस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे वॉच का अगर एग्जांपल ले, तो अगर आप ओल्ड वर्जन देखो तो आपको अधिकतर वो पसंद नहीं आएगा। तो कस्टमर का क्या हो रहा है, जो डिमांड पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो जिस तरह का डिमांड पैटर्न होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा हर एक तरह के कंपनीज को, हर एक तरह के बिजनेस को। पॉलिटिकल, अब यहाँ पे क्या हो गया, जिस तरह का रूलिंग पार्टी है उसका क्या सोच है ना, उसका क्या थॉट है, उसका क्या माइंडसेट है, तो उन सभी से हर एक फर्म क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। इकोनॉमिक की कंडीशन कैसा है हमारे कंट्री में, इकोनॉमी का, जैसे हमारे यहाँ पे लोन पे इंटरेस्ट रेट किस तरह के हैं, इन्फ्लेशन रेट किस तरह का है। तो ये सभी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जनरली सभी फर्म्स को, सभी कंपनीज को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। लीगल लॉ, अब जैसे कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं है, वो जनरल हर एक कंपनी के लिए है जो इंडिया में रन हो रहा है। ठीक है, तो हर एक इंडियन कंपनीज के लिए। तो लीगल वहाँ पे अगर वो नहीं माना जाएगा तो किसी भी तरह के एक्ट, जैसे लीगल में सिर्फ कंपनीज एक्ट ही नहीं आए, किसी भी तरह के एक्ट हो गए, जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया है ना, कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, तो वो सभी जनरली हर एक तरह के फर्म्स को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो सभी जनरल फोर्सेस में आ जाएगा। फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आप देख लो कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा है तो हर एक बिजनेस पे आज के डेट में इन्फ्लुएंस कर रहा है। हर एक बिजनेस नए तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेंगे तभी वो मार्केट में आज के डेट में सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। नेक्स्ट फीचर आगे देखते हैं हम लोग, इंटर रिलेटेडनेस। अब देखो इंटर रिलेटेडनेस, जितने भी फैक्टर्स और फोर्सेस हैं वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे, अब जैसे अभी आप देख लोगे आज के टाइम में लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान वो रखना चाहते हैं। तो अब इस वजह से, इस थॉट के वजह से कस्टमर का डिमांड पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है और जो अलग अलग बिजनेस पे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब ये सोच के वजह से लोग आज के डेट में ऑर्गेनिक फूड्स प्रीफर करते हैं, है ना। फिर आप देखोगे कि अब जैसे हेयर ऑयल देख लें या बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी कंपनीज का डिमांड पैटर्न, वो भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा। उसके साथ ही साथ हेल्दी रहने के लिए लोग जिम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस भी कंपनीज के साथ, जो जिम की कंपनीज है उसके साथ भी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है।
फिर उसके साथ आप देख लो और क्या होगा कि हेल्थ कॉन्शियस जैसे जैसे लोग होते हैं, तो ये सभी तो पैटर्न बढ़ा ही। ऑर्गेनिक फूड, इसके साथ साथ आप देखो एक और कंपनी को इफेक्ट हुआ, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी। तो हेल्थ अवेयरनेस जैसे जैसे लोगों में बढ़ रहा है, हर एक फैक्टर और फोर्सेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। हर एक कंपनीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ऑल फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, चाहे वो सोशल फैक्टर्स हो, चाहे वो क्या हो, लीगल फैक्टर हो। अब जैसे जिस तरह का हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह का लॉ लेके आएगी, है ना, कि प्रोडक्ट्स जो होने चाहिए वो FSSAI जो होता है, या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होने चाहिए, फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से वो पास होने चाहिए, प्रॉपरली चेक होने चाहिए। इस तरह से हर एक जो इन्वायरमेंट है, चाहे हम सोशल का बात कर ले, पॉलिटिकल का बात कर ले, लीगल का बात कर ले, टेक्नोलॉजिकल का बात कर ले, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और सभी एक दूसरे कंपनीज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, डायनेमिक। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, वो हमेशा चेंज होते रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट कभी भी एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, वो हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो अब जैसे आप देखो कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, आज के डेट में AI आ चुका है ना। तो इसी तरह से वो बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, चाहे टेक्नोलॉजी का बात कर ले, चाहे कस्टमर का ट्रेंड, कस्टमर के फैशन का बात कर ले, उसके टेस्ट का बात कर ले, हमेशा क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है कि अब आगे क्या हो जाएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। अनसर्टेन है बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। फ्यूचर हम लोग प्रेडिक्ट यानी कि एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कब कस्टमर का डिमांड पैटर्न चेंज हो जाए, कब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, कब नया एक्ट आ जाए, कब पॉलिटिकल पार्टी का क्या नया यहाँ पे वो क्या अपना नया रूल लेके आ जाए। इस तरह का सिचुएशंस अगर हम लोग देखें तो ये अनसर्टेन है कि हम लोग एक्यूरेटली नहीं जानते हैं, है ना। जैसे डिमोनेटाइजेशन का ही देख लो कि कोई नहीं जानता था क्या होने वाला है, तो बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ता है। अनसर्टेन है बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक और फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी, कि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर है, इसे बहुत आसानी से समझ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आसानी से इसे समझा नहीं जा सकता है। कंटिन्यूसली बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बिठाई रहती है, और जो कि क्या काम करता है, वो बिजनेस इन्वायरमेंट को रीड करता है कि किस तरह का पैटर्न आने वाला है, कौन कौन से फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। नेक्स्ट, रिलेटिविटी। अब यहाँ पे देखो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव का मतलब क्या हो जाता है कि हुज इम्पैक्ट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, फर्म टू फर्म। हर एक जगह बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है, अपने अपने अकॉर्डिंगली चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो कि एक एग्जांपल मैंने दिया है, इंडिया, ये मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स इंडिया में क्या कर रहा है, मैक स्पाइसी पनीर, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, पनीर। और यहाँ पे है ये यूनाइटेड किंगडम में, यूके में बैकॉन रोल, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से सेम कंपनी है मैकडोनल्ड्स, और वो क्या कर रहा है, अलग अलग जगह पे, जैसे इंडिया के अकॉर्डिंगली अब उसे ढलना पड़ा, पनीर का आइटम्स या वेज आइटम्स उसे यूज़ करने पड़े, ठीक है। और उसी तरह से आप देख लो यहाँ पे कि ये यूनाइटेड किंगडम में ये जो है, इसमें अधिकतर इंग्रेडिएंट पोर्क वगैरह होता है ना, पोर्क वगैरह और रेड मीट वगैरह का यूज़ किया जाता है। लेकिन इंडिया में वो क्या है कि अधिकतर ये वेज आइटम्स भी लेके आ रहे हैं, पनीर आइटम्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे भी जिस तरह का फूड पैटर्न है इनका, तो इंडिया में वेजिटेरियन लोग हैं, और ख़ास करके जब रिलीजन बेसिस पे यहाँ पे चलता है, तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, और फेस्टिवल्स में अधिकतर लोग क्या हो जाते हैं कि नॉनवेज को प्रेफर नहीं करते। तो इस तरह से बिजनेस अपने अकॉर्डिंगली यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या करता है, ढालता है कि इंडिया का कैसा पैटर्न है, यूके का कैसा पैटर्न है। जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेंड पैटर्न को वो अपनाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। इसी के वजह से बोला जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, हर जगह ये वैरी करता है, फर्म टू फर्म वैरी करता है, रीजन टू रीजन वैरी करता है, कंट्री टू कंट्री ये चेंज होते रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप कुछ पढ़ सकते हो, इस नोट्स में भी मैंने दे रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज।
फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और यहाँ पे क्या बोला गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा मदद करता है अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में। हम अगर कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टीम अगर बिठा के रखें और यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर देखते रहें, एनालाइज करते रहें, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ प्रोवाइड करता है। एक तो अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और साथ साथ थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो पहले अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। अब जैसे आप देखो कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे नेटफ्लिक्स है, उबर है या जियो हो गया। तो ये सभी बिजनेस, जो बिजनेस आज के डेट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड किया और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले उसे यूज़ किया। इसके वजह से उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला और वो आज के डेट में नंबर 1 कंपनीज हैं। ठीक है, अब जैसे नेटफ्लिक्स का बात कर लो, तो नेटफ्लिक्स क्या किया यहाँ पे, वो OTT प्लेटफॉर्म लेके आया, है ना, और साथ साथ कि हर एक जॉनर का वो क्या हुआ, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें कॉमेडी का, हम लोग बात करें, है ना, कि अगर यहाँ पे कॉमेडी का बात करें, सीरियस रोल का बात करें, अलग अलग जॉनर होता है ना मूवीज़ वगैरह में भी। तो अब जैसे यहाँ पे नेटफ्लिक्स क्या करता है, हर एक कैटेगरी के लिए अपना प्रोडक्ट लेके आता है। तो सबसे पहले इसने आइडेंटिफाई किया। ऊबर क्या किया कि एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि पिक एंड ड्रॉप, लोगों को पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम इसने प्रोवाइड किया कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में या इमीडिएट कि अगर टैक्सी वगैरह ना मिले तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऊबर ने ये इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उस प्रॉब्लम को, उस बिजनेस इन्वायरमेंट को रीड करके ये एज एन अपॉर्चुनिटी उसे ग्रैब किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि आज भी ये सब नंबर 1 पे हैं। जियो भी स्टार्टिंग में जब 4G आया तो 4G सबसे पहले इस्तेमाल किया, इसने सबसे पहले लेके आया। तो इसके वजह से जियो के सबसे स्पीडली सबसे ज़्यादा कस्टमर बने। इसका रिकॉर्ड भी एक ही साल में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गया, तो इसका रिकॉर्ड बना इस तरह का। तो ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इन्हें प्रोवाइड कर रहा है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो आप आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आज के डेट में हमारे पास। तो बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी मदद करता है इन सभी चीज़ों में। साथ साथ सेकेंड जो इंपॉर्टेंस है कि हमें यहाँ पे क्या कर रहा है ये, कि आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स और थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करने में हमारा मदद कर रहा है। ठीक है, अब इसके वजह से रडार इफेक्ट भी कहा जाता है। रडार क्या होता है, ये हमें वार्निंग सिग्नल देता है कि कोई आसपास में कोई थ्रेट है। ठीक है, तो उस तरह से रडार का भी काम कर रहा है ये बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लो, फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन इट्स 2 व्हीलर्स व्हेन होंडा एंड अदर कंपनीज एंटर्ड ऑटो इंडस्ट्री। तो जब ऑटो इंडस्ट्रीज में होंडा और अदर कंपनीज एंटर की इंडिया में, तो बजाज ने अपने 2 व्हीलर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, तो ये वार्निंग सिग्नल भी प्रोवाइड करता है कि आगे कौन कॉम्पिटिटर आने वाला है या किस तरह का डिमांड पैटर्न आने वाला है। जैसे आप देखो, एक और चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे AI जिस तरह से यूज़ हो रहा है आज के डेट में, तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है। जो अप्लाई ना करे उनके लिए थ्रेट हो जाएगा। तो आप देखोगे अधिकतर फॉर्म्स आज के डेट में अधिकतर कंपनीज इसे इस्तेमाल कर रही है। आप व्हाट्सएप को देख लो, व्हाट्सएप भी AI बेस्ड हो गई है ना, मेटा AI आ गया है, स्नैपचैट में भी AI आ गया है, और फिर यहाँ तक कि अमेज़ॉन वगैरह पे भी आ गया है ये सभी। तो ये AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें ये लोग एज अ थ्रेट भी देख रहे हैं कि अगर जल्दी हम इस्तेमाल ना करेंगे, अगर नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, तो फिर हमारे प्रोडक्ट के साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट का डिमांड पैटर्न घट जाएगा और हमारे कंपनी को सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अगर देखें इंपॉर्टेंस, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखिए, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। जो चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस से डील करने में हमारा ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, हमें बताता है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से डिमांड पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे फ़ोन का ही अगर हम बात कर ले, तो फ़ोन में किस तरह से डिमांड पैटर्न चेंज हो रहे हैं कि आज के डेट में फ़ोन लोगों को स्लिम चाहिए, है ना, लाइट वेट चाहिए। ठीक है, फिर उसमें अच्छा क्वालिटी होना चाहिए कैमरे का, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। तो ये जो चेंजेस आ रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट हमें बताता है, इन बिजनेस को बताता है। तो ये मदद भी करता है कि आप कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी हमें ये बताता है। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में
हमें पता चल गया कि अच्छा ऐसा ऐसा होने वाला है या होने की संभावना है, तो हम अब प्लान और पॉलिसीज अच्छे से बना पाएंगे। जैसे एआई का ही आप देख लो ना, कि अब जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है तो कस्टमर्स जिस तरह का डिमांड कर रहे हैं, अब हमें अपने प्रोडक्ट्स में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी, ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको क्लोजली रीड करती है और उसके साथ साथ वो उसी के अकॉर्डिंगली प्लान और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है हमारा, कि हमें जब पता चल गया कि अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एआई का एग्जांपल आप अलग अलग जगह पे देख सकते हो कि सभी अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, सभी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी एआई को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और उसे ये बिजनेस इन्वायरमेंट को क्लोजली मॉनिटर करने के बाद, करेक्ट एनालिसिस के बाद ही ये हो पाएगा कि अपने प्रोडक्ट में और भी इम्प्रूवमेंट हम लोग कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद आप, ये तो हो गया आपका एक दो टॉपिक आज हमने करा कि कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस, साथ साथ फीचर्स भी बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या था। तो ये आपको समझ में आया होगा, होप सो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।